हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास, जिसका पृष्ठ चौथा जो था उस पे हम थे। तीसरा वाला पृष्ठ हमने पढ़ लिया था। चलिए हम चौथा पृष्ठ पढ़ें। मेरा नाम है शाइना और मैं हिंदी साहित्य इतिहास पूरी बुक रीडिंग करूँगी 1 बाय 1 पेजेस आपके लिए। ऐतिहासिक अनुसंधाता जहाँ नवीन तथ्यों के अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों के नवीन आख्यान पर बदल देता है, वही इतिहास लेखक इन दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए नवीन की अपेक्षा प्रामाणिक और समय सिद्ध का अधिक महत्व है। नए तथ्यों और नए शोध निष्कर्षों का वह आदर करता है, किंतु उनके लिए वह तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक कि समय का प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त न हो जाए। इसी प्रकार कृतियों तथा कृतिकारों की समीक्षा का मूल्यांकन में उनका अपना मौलिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो आलोचना के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण है, परंतु इतिहास में एक सीमा तक आगे अपना आग्रह करने से संतुलन भंग हो सकता है। इतिहास में तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संतुलित विवेचन ही अधिक काम्य है। उपयुक्त विवेचन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। नंबर 2, ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि यह कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा, किंतु साहित्य एवं संभव न हो सके तो निश्चय परियोजना के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण कर कुछ लेखकों का समुदाय घनिष्ठ संघर्ष सहयोग के आधार पर यह अनुष्ठान पूरा कर सकता है। शैली भेद होने पर भी ऐतिहासिक परिदृश्य की एकता इस प्रकार के संवेद प्रयास में एकांगवित्ति स्थापित कर सकती है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर एक समंजस रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए, अर्थात हिंदी भाषा भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास के परिवेश में, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक तत्व की स्वतः अंतर्भुक्त रहते हैं, उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के विकसित और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त साहित्य चेतना के विकास क्रम का साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर आकलन ही हिंदी साहित्य के नए इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट, नवीन शोध सामग्री का उपयोग आवश्यक है, किंतु इस विषय में सतर्कता भी उतनी ही
आवश्यक है। प्रत्येक नवीन स्थापना यथावत ग्राह्य एवं मान्य नहीं हो सकती। अतः प्रामाणिक लेखकों के मतों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए बहुमान्य और समय सिद्ध निष्कर्षों को ही इतिहास में ग्राह्य ग्रहण करना अधिक विवेक सम्मत है। 5वां पॉइंट, विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मक पद्धति का अवलंबन करना ही उचित है। बल तो साहित्य परंपरा अर्थात साहित्यिक कृतियों के परस्पर संबंध के निरूपण पर ही रचना रहना चाहिए, किंतु प्रकृति विश्लेषण तथा प्रमुख कवि लेखकों और कृतियों के योगदान एवं स्थान निर्धारण का भी साहित्य के इतिहास में उतना ही महत्व है। 6वां पॉइंट, जीवन वृत्त तथा ग्रंथ विवरण साहित्य विवेचन से पूर्व देना ही अधिक संगत है। कुछ इतिहास ग्रंथों में ब्रैकेट जैसे लिगुई और के जामिया के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ब्रैकेट क्लोज इस प्रकार का विवरण पाद टिप्पणी के रूप में देने की व्यवस्था है, जो विवेचन की स्वच्छता की दृष्टि से ग्राह्य हो सकती है। 7वां पॉइंट, समानुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन के लिए इतिहास के समग्र रूप की कल्पना और उसके अनुसार पूर्व योजना तथा रूपरेखा की रचना अनिवार्य है। विषय विवेचन का क्लेवर विषय के महत्व के अनुरूप ही होना चाहिए, अन्यथा संतुलन और परिदर्शन में व्याघात उत्पन्न हो सकता है। 8वां पॉइंट, विक्रम संवत तथा अन्य संवत से आज के पाठक का जीवंत संपर्क न होने के कारण ईसवी सन का ही प्रयोग करना उचित है। साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में अभी उचित प्रगति नहीं हुई है। अन्य भाषाओं में तो स्थिति और भी खराब है। इसका कारण यह है कि इतिहास विधा की हमारे देश में विकसित परंपरा नहीं है और आज भी हम इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं कर पाए हैं। परंपरा यह है कि 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन के बाद ही हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुक्ल का ही है, जिनकी रचना सन 1929 में यानी 1929 में हुई थी। यह स्थिति हिंदी के गौरव के अनुकूल नहीं है, विशेषतः तब जबकि हिंदी का आलोचना साहित्य इतना समृद्ध हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा ने बृहत इतिहास की योजना द्वारा एक महान अनुष्ठान का उपक्रम किया है। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्य की अपनी सीमाएं होती हैं, फिर भी इस महत्व प्रयास के फलस्वरूप साहित्य सामग्री की एक विशाल राशि भावी इतिहासकार के लिए एकत्र हो गई है और हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही साहित्य के कुछ प्रामाणिक इतिहास हमें हिंदी में उपलब्ध हो सकेंगे।